हेलो मैं चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। क्लास 12 के सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था मोलारिटी को, मोलालिटी को, मोल फ्रैक्शंस, सबको हमने कवर किया। लेक्चर नंबर 5 हमारा जो बेस्ड होगा वो होगा हेनरी लॉ पे आधारित। उससे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा ट्रेडिशन बना हुआ है कि एक मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, है ना। इस भागदौड़ की जिंदगी में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन देखो, लाइफ में मोटिवेटेड रहना, एम को फिक्स करके रखना कि तुम्हें करना क्या है, इसको सोच लेना कि हाँ हमें ये करना है, उसे उसके प्रति अपना पूरा एनर्जी लगा देना। ठीक है, जो भी तुम्हारा समय होता है ना, टाइम, वो टाइम फिक्स होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में कि हाँ इस समय में हमें यही काम करना है। फिर देखो तुम्हारा उन्नति। इसमें लिखा है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, धैर्य। धैर्य, है ना, कितना छोटा सा शब्द है, दो ही शब्द है, दो वर्ड है। कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जिसके पास धैर्य होता है, तो धैर्य रखने वालों को लेट से मिलता है लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, जैसे मान लो यूपीएससी की हम बात कर लेते हैं, या बीपीएससी की बात कर लेते हैं, या फिर आईआईटी की बात कर लेते हैं, या नीट। ये जो मैं एग्जाम का नाम लिखा हूं, ये भारत के टफेस्ट एग्जाम है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो। और इसमें स्टूडेंट पता है क्या चाहिए? इसमें चाहिए पेशेंस, जिसको आप कहते हो क्या? धैर्य। जिसके पास धैर्य नहीं है वो तो इसके सिलेबस देख के ही डर जाएगा। आप जो एक बुक्स पढ़ते हो ना, बुक्स, एक बुक से भी ज्यादा मोटा इसका सिलेबस होता है, उसमें पढ़ना होता है। जिसने धैर्य रखा है उसने जीवन में बहुत कुछ पाया है। बेस्ट एग्जाम्पल मैं हमेशा बोलता हूं, एम.के. गांधी, है ना, महात्मा जी, महात्मा गांधी। उन्होंने कितना धैर्य रखा, धैर्य से उन्होंने काम लिया और अपना जीवन समर्पित कर दिए नेशन को बनाने में, और हमारा भारत आजाद हुआ। उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है, गांधी जी के पास। ठीक है, तो धैर्य रखिए, इसके साथ पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम हेनरी लॉ की बात करते हैं। तो हेनरी लॉ में पहले तो हेनरी का नियम समझो। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट जो कम मात्रा में रहता है, और दूसरा होता है स्टूडेंट सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में रहेगा। तो हेनरी लॉ जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? तो इसमें जो सॉल्यूट है वो है गैस, और जो सॉल्वेंट है वो है लिक्विड। मतलब ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, द गैस इन लिक्विड, मतलब गैस सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा। देख रहे हो फिगर में दिख रहा होगा, ये लिक्विड है, ये जो हरा वाला है ये लिक्विड है, और जो ये आपको रेड रेड दिख रहा है पॉइंट्स, ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये गैसीय अणु है, लिखा हुआ ना गैस मॉलिक्यूल्स। उस पे पिस्टन लगाया गया है प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो ये नॉर्मल प्रेशर है, तो नॉर्मल प्रेशर पे आपको दिख रहा होगा कि गैस के कुछ ही मॉलिक्यूल्स लिक्विड में घुला हुआ है ना, और कुछ गैसीय मॉलिक्यूल्स ऊपर है, द्रव अणु के सतह के बाहर है। लेकिन जैसे ही प्रेशर को बढ़ा दिया गया, प्रेशर को यहां पे क्या कर दिया गया? इंक्रीज करने पे हुआ क्या? प्रेशर बढ़ा, फोर्स अप्लाइड है ना लिखा हुआ। तो जब फोर्स अप्लाइड किया गया तो ये जो गैसीय अणु है ये लिक्विड में चला गया, डिजॉल्व गैस मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो गए। बिल्कुल यही होता है। सिंपल हेनरी का लॉ किस पे एप्लीकेबल है? तो पहली बात तो बेस्ड ऑन प्रेशर सॉल्युबिलिटी, प्रेशर प्लस सॉल्युबिलिटी। मतलब ये कहता क्या है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, द्रव सतह के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो गैसीय अणुओं का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो गैसीय अणु लिक्विड में ज्यादा घुल जाएगा। यही हेनरी का लॉ कहता है। अब अगर इसका हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो गैसीय अणु का जो मोल अंश होता है
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। फिर एप्लीकेशंस देखेंगे कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है, और फिर इसका लास्ट में एक लिमिटेशन देख लेंगे कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेनरी लॉ के स्टेटमेंट को, ठीक है। एक टर्म्स और ये क्या हो गया, हैंग करने लगा लगता है। हाँ तो गया, लो नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्यों कर रहा है ये। अब ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले हेनरी लॉ के स्टेटमेंट को देखते हैं, ये स्टेटमेंट क्या कहता है। तो आप पहले स्टेटमेंट लिख लो इसका, ठीक है। लिखेंगे द मास ऑफ गैस dissolved per unit volume of a solvent is directly proportional to partial pressure of the gas over liquid के ऊपर, ओके। मतलब अगर हम मैथमेटिकली इसकी बात करें तो जो गैसेस का मास होगा, सिंपल, जो हम प्रेशर अब्जॉर्ब करेंगे उतना ही ज्यादा उसका मास क्या होगा, भूलेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ये कहना क्या चाहता है, तो जो गैस का मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का। ये बात होती है कि जितना प्रेशर हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा गैसों का मास क्या होगा, उसमें घुलेगा। बहुत सिंपल बात है, और भी समझो अच्छे से इस बात को, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें, इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगा वो क्या हो, पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकली हमने लिखा m गैस बराबर kp हो जाएगा गैस, ठीक है। अब डिवाइड ऑन बोथ साइड मोलर मास, अब क्या करिए, डिवाइड ऑन बोथ साइड मोलर मास, मोलर मास से आप डिवाइड कर दीजिए, मोलर मास को हम डबल m बोलेंगे। तो आप क्या लिखोगे, m गैसेस का, इधर मोलर मास, इधर लिखोगे k p गैस बट्टे क्या लिखेंगे आप, मोलर मास। मास बट्टे मोलर मास को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। गैसों का मोल्स हो गया, इधर आप यही रहने दो, k बट्टे मोलर मास इंटू p गैस, ठीक है। अब टोटल मोल से आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ, टोटल मोल से, मतलब डिवाइड बाय n1 जोड़ n2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ दे देंगे, बोथ साइड डिवाइड करना है इसको। देखो अब क्या आ जाए, जब डिवाइड करेंगे आप तो n गैस बटे n1 जोड़ n2 हो जाएगा, इधर k कांस्टेंट है,
मोलर मास है, प्रेशर है, N1 जोड़ N2 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, N बट्टे टोटल मोल को क्या बोलते हैं, तो बस लिखेंगे सिंस N गैस बट्टे N1 जोड़ N2 को बोलते हैं मोल अंश, गैसों का मोल अंश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मोल अंश हो जाएगा गैसों का, और इसको क्या करो, इसके लिए हम N1 जोड़ N2 की जगह टोटल मोल्स यूज कर लो। N1 जोड़ N2 को हम बोल देते हैं टोटल मोल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं X K है, P बाई मोलर मास, और टोटल मोल्स है ना, तो यहाँ पे लिख दो N टोटल, ये हो गया। अच्छा, वन थिंग मोर, हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं प्रेशर बराबर P गैस बराबर X गैस इंटू मोलर मास बाई K, और क्या लिख सकते हैं N टोटल मास, ठीक है। तो इस टर्म को ना, इस टर्म को बोला जाता है कांस्टेंट है ये, M बट्टे मोलर मास K, और NT को बोलते हैं KH, ठीक है। ये होता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ गया, फाइनली आप लिखोगे तो जो फाइनली इक्वेशन आता है यहाँ पे हमारा, वो आ गया प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू X, कैपिटल X गैसेस का, ठीक है। ये हेनरी लॉ का टोटल क्या आ जाता है, इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस है इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब गैसों के द्वारा आरोपित आंशिक दाब, उसको बोलेंगे। सिर्फ गैस के अणु ही, गैसों के अणु पे ही दाब लगेगा। और एक्स गैस का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हो गया। और KH जो हो गया, इसका मतलब हो गया हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। अभी और भी बातें हैं इसमें। अब देखो, जैसे इक्वेशन आ गया हमारा, इक्वेशन क्या आया, सिंस P बराबर KHX, इसका मतलब, तो इसको हम एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अनदर स्टेटमेंट में, द पार्शियल प्रेशर, the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, ये होता है हेनरी लॉ, दिस इज हेनरी लॉ, दिस इज हेनरी लॉ। और इसके लिए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, P गैस बराबर KHX गैस, ये आ जाएगा ना स्टूडेंट यहाँ पे। इस सब टर्म हम पढ़ ही चुके हैं। तो हेनरी लॉ के लिए दो स्टेटमेंट आप याद रखोगे, ठीक है। एक तो ये स्टेटमेंट याद रखोगे, M गैस P, ये जो आ जाता है Mg बराबर KP, ये भी। और उसके बाद जो एक स्टेटमेंट आया ये वाला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये जो पार्शियल प्रेशर है गैसों का, ये जो होगा इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, दिस इज हेनरी लॉ। इसको याद रखेंगे आप। इसके लिए ग्राफ भी खींच सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं इसमें, है ना। बहुत सिंपल है, ग्राफ आप इसका देखना चाहोगे देख सकते हो। इसमें हम ग्राफ बना देते हैं।
इसको मिटा करके मेनली होता है ग्राफ भी इसमें बहुत यूज का होता है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो तुम्हें आना चाहिए ना। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, एक तो लाइन खींच लो इस तरीका से, यहाँ पे इधर दे दो प्रेशर और इधर दे दो क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मान 0 से कहाँ तक, 1 तक जाएगा। ओके, और P बराबर हम लोग जानते हैं KH होता है। P समानुपाती क्या है, X। गैस, ये भी गैस का ऐसा है। इसका मतलब है कि ग्राफ कैसा लाइज करेगा, इस तरीका से ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, धीरे धीरे करेगा, वेपर फेज में जाएगा और फिर ये इस हिसाब से जाएगा। तो ये जो स्लोप बना, ये जो स्लोप है ये किसका मान देगा, KH का मान देगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा ऐसा। अच्छा, अबाउट KH, KH के बारे में अगर बात करें तो पहली बात, द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH मतलब हेनरी कांस्टेंट, KH increases with increase in टेम्परेचर। टेम्परेचर का मान बढ़ाओगे KH का मान बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर KH का मान इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस ग्राफ को लिख लेना, द वैल्यू ऑफ KH, the value of KH increases, इस पे लिखो तो न्यूमेरिकल्स है, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, हम KH की बात कर रहे हैं तो क्या लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, इंक्रीज करेगा, देन द solubility ऑफ गैस डिक्रीज, ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, then the solubility of gases, डिक्रीज्ड। ओके, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, गैस को घट जाएगा, ठीक है। अब बस ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए इस बात को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेशर के समानुपाती होगा लेकिन टेम्परेचर का उल्टा होगा, इस बात को याद रखो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस को देख लो, द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन में देखो, सोडा प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। इन सोडा कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व अंडर हाई प्रेशर व्हिच कम्स आउट एज अ फिश, मतलब ऐसा आवाज आता है फिश का, फिश मतलब ऐसा आवाज आता है। व्हेन कैप इज ओपन प्रेशर इज रिलीज, जब आप सोडा वाटर के बॉटल को खोलते हो ना, ढक्कन खोलते हो तो आवाज निकलता है, वो हाई प्रेशर पे बंद रहता है। स्कब ड्राइवर्स में स्कब डाइविंग जो होता है, समुद्र के अंदर जो स्कब जाते हैं, डाइवर्स जाते हैं, तो वो अपने अंदर गैसों का सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें हीलियम वगैरह भरा होता है, नाइट्रोजन, तो हीलियम नाइट्रोजन भरा होता है ताकि वो प्रेशर्स को मिनिमाइज करे और उसके ब्लड सेल्स में आसानी से गैसों की सांद्रता ना बढ़े, इसको बताने के लिए। उसके बाद माउंटेनर्स, जो भी माउंटेनर्स होते हैं, पर्वतरोहन बोलते हैं ना उसको, जो पर्वतों पे चढ़ता है, तो उसमें एट हाई एल्टीट्यूड, अब जब वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि गैसों का प्रेशर कम हो जाता है, गैसों का प्रेशर कम होने से उसके श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी, तो उससे विशेष प्रकार का रोग हो जाता है जिसको बेंड्स कहते हैं। तो बेंड से बचाव में भी
एल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज एज व्हिच मे लीड्स टू द एनॉक्सिया, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस है, वैसे आप लिख लो एप्लीकेशंस। पहली बात तो टू प्रिवेंट एनॉक्सिया, एनॉक्सिया के उपचार में इसका यूज किया जाता है। एनॉक्सिया तुमने समझा ना, किसको होता है? तो माउंटेनर्स को होता है, इसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। एनॉक्सिया में क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब वो उसका याददाश्त खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में घट जाता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। दूसरा होगा टू प्रिवेंट बेंड्स, टू प्रिवेंट बेंड्स। बेंड्स क्या होता है? ये स्कब ड्राइवर्स को होता है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, वो समुद्र के अंदर जाते हैं, तो वो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है तो उसमें हीलियम नाइट्रोजन भरा होता है, वो प्रेशर को मिनिमाइज करता है। तो अगर नहीं ऐसा करेगा तो उसके, मैंने बोला ना कि ऑक्सीजन लेवल अचानक से बढ़ जाएगा ब्लड में और ब्लड फट सकता है, तो उसको बेंड्स बोलते हैं। तो बेंड से बचाव में भी होता है इसका उपयोग। और तीसरा होता है कि सोडा वाटर में CO2 गैस इज फिल्ड विथ, लिख सकते हो CO2 गैस is filled with high pressure, with high pressures in सोडा बॉटल। सोडा बॉटल या सोडा वाटर बोल सकते हो, दोनों में इसको भरते हैं। उसके बाद टू सर्वाइव एक्वेटिक लाइफ सबसे महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ नंबर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ नंबर टू सर्वाइव एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो जलीय जीव होते हैं उसमें उसको सर्वाइव करने, वहां पे भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन होता है। वहां पे कैसे लॉ काम करेगा? क्योंकि अब हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसों की वरीयता घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, गैसों की मात्रा घट जाएगी। तो अगर ठंडा वाटर है, एक्वेटिक लाइफ जो होता है, सिंपल बोला जाता है कि द एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, देन वार्म वाटर इन कोल्ड वाटर। मतलब बोल देते हैं कि जो कोल्ड वाटर में होता है ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है जलीय जीवों का जीवन गर्म जल की अपेक्षा। गर्म जल में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो गैस बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, तो जलीय जीव मर जाएंगे। लेकिन जितना पानी ठंड रहेगा उसमें ऑक्सीजन लेवल उतना ज्यादा घुला रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन रहेगा तो जलीय जीव सुरक्षित रहेंगे। ये तो एप्लीकेशन हो गया इसका। उसके बाद है इसका लिमिटेशन। तो लिमिटेशन देखो तो हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली, ये बात ध्यान रखना। मतलब पहली बात तो ये है कि हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए हेनरी लॉ के लिए। दूसरी बात लो टेम्परेचर चाहिए, है ना, लो टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। तीसरी बात, जो भी गैस है वो वाटर के साथ अनरिएक्टेड होना चाहिए, मतलब रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ओनली द लेस सॉल्युबल गैसेस ओबे हेनरी, अच्छा लेस सॉल्युबल भी होना चाहिए। द गैसेस रिएक्टिंग विद द सॉल्वेंट डू नॉट ओबे हेनरी लॉ, अगर गैस वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिएक्शन कर लिया ना, एक तीसरा प्रोडक्ट बना देगा, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग गैस होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैस, मतलब गैस डू नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, वो होना चाहिए। द गैस ओबेइंग हेनरी लॉ शुड नॉट एसोसिएट डिसोसिएट व्हाइल डिसॉल्विंग सॉल्वेंट, मतलब उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ये बात होती है। तो लिमिटेशन हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से आप लिख लेना लिमिटेशन भी। हमने इसका एप्लीकेशन भी देख लिया, स्टेटमेंट भी देख लिए, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हेनरी लॉ पे आधारित, ठीक है। क्वेश्चंस किसमें करोगे आप? क्वेश्चंस, चलो इसको मिटा देते हैं। ये सब यूजफुल है क्लास 12 के लिए, और भी एग्जाम आप देते हो तो वहाँ पे हेनरी लॉ वगैरह पूछा ही जाता है, तो मैंने जितना बताया उतना लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बना लेना, आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना
एयर कंटेन्स देखो सॉल्यूशन ऑफ N2 है और प्लस 20% O2 है एट 1 atm। कैलकुलेट the mole fraction of O2 in water if आपके लिए ना KH का मान दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻³ atm, इतना दे रखा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो कैसे बने। तो एयर जो है उसमें सॉल्यूशन ऑफ N2 है, 20% O2 है। आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पूछा है, ठीक है। और आपके लिए प्रेशर दे रखा है ना, पार्शियल प्रेशर मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाओगे आप डायरेक्ट। तो फॉर्मूला होता है हेनरी लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, इसका होगा O2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और O2 का ही चाहिए क्या, पार्शियल प्रेशर चाहिए। टोटल प्रेशर तुम्हें दे रखा है 1 atm, ध्यान से टोटल प्रेशर जो है वो कितना है 1 atm है। पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल अंश गुने टोटल प्रेशर। तो मोल अंश अगर निकाल लेंगे तो हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा ना, नहीं। तो इसमें देख लो 0.20% O2 है ना, 20% O2 का मतलब कितना हुआ 0.2 क्या हो जाएगा 0.2 atm हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे O2 का जो 20% O2 है तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.2, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस हेनरी लॉ तो दिया हुआ है, तो डायरेक्ट बन गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। लो PO2 बराबर क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन वाटर। अच्छा मोल फ्रैक्शन पूछा है, XO2 पूछा है ना, तो पार्शियल प्रेशर्स हम निकाल सकते हैं। P टोटल था कितना 1 atm में से 0.2 O2 का हो गया 0.2 atm, 0.2 atm। अब PN2 कितना होगा 0.n atm। ये हम कैसे बात बुझ गए, कैसे बुझ गए, क्योंकि देखो यहाँ टोटल 1 atm है, 1 atm में से 20% O2 है तो 80% ऑक्सीजन होगा, ओके। तो 80% 20% 100%, इसका मतलब 0.2 atm ये है और 0.8 atm ये हो जाएगा, ठीक है। तब निकालोगे तो सिंपल देख लो, KH का मान दे रखा है तुम्हें 3.2 इंटू 10⁻³ और गुने मोल अंश निकालना है O2 का, PO2 दे दिया तुम्हें कितना 0.2, ठीक है। ये तुम्हें दे रखा है 0.2 atm, तो XO2 निकाल लो, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.2 बाई कितना 3.2 इंटू 10⁻³। मात्रा कुछ होता नहीं है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 1/16 हो गया 10⁻³ 1/16 गुने कितना हो गया 10⁻³ इस हिसाब से होगा। फिर इसको तुम सॉल्व करोगे तो वही लगभग में आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो गया, निकाल सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हेनरी लॉ कंप्लीट की। लेक्चर नंबर 6 जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर के बाद पढ़ेंगे हम क्या रॉल्स लॉ, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, रोज पढ़िए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई में डिसकंटिन्यू होंगे ना तो आपका जो पढ़ने का जो मन होता है ना वो टूट जाता है। इसलिए मन को पढ़ाई पे लगाइए, ठीक है। आपका मन भागेगा फिर भी आप पढ़ाई पे लगाइए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में रॉल्स लॉ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।